बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर व आफ़ियत रहें। 3 मौज़ूआत के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये तो बिल्कुल एक ज़ाहिरी सी बात है कि सबसे पहले सनम जावेद का तज़किरा होगा, जो एक निहत्ती ख़ातून है, निहत्ती लड़की है, और उस निहत्ती ख़ातून को किस तरह से एक दहशत गर्दों की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि मर्द बड़ा मजबूत होता है, मर्द बड़ा ताकतवर होता है, मर्द की मजबूती और ताकत पे कोई शुबा नहीं है, मगर अगर किसी ने औरत को चट्टान की तरह देखना हो, औरत को मजबूत देखना हो, उसको डटा हुआ देखना हो, तो मेरा ख्याल है कि तारीख़ में जो रकम लिखी जाएगी, जो कुछ लिखा जाएगा, उस तारीख़ के अंदर सनम जावेद को सुनहरे हरूफों के अंदर लिखा जाएगा कि ये एक औरत थी बाकी औरतों की तरह, जो सिर्फ़ एक अदना सी कारकुन थी, मगर चट्टान की तरह डट गई उन तमाम के ख़िलाफ़ जो उसको झुकाने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगा रहे थे। इसके ऊपर बात करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी पर गौर बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं, पाबंदी लग सकती नहीं लग सकती, लग भी गई तो क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि अवाम का तो तेल निचोड़ लिया है, बल्कि तेल निकाल रहे हैं, मुसलसल निकाल रहे हैं कि किसी की हड्डी में कुछ बाकी बच ना जाए, वो भी तेल निकाल रहे हैं। अवाम का तेल निकाल के ये ख़ुद किस तरह से अयाशियाँ करता है अमीर हुक्मरान। हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर अमीर हुक्मरानों की अयाशी की एक तस्वीर आप लोगों के सामने मैं रखूँगी, बाकायदा तफसीलात के साथ, डॉक्यूमेंटेड तफसील है पूरी। इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं जी सनम जावेद से। सनम जावेद एक चट्टान की तरह डट गई है, और जो अभी से कुछ देर पहले मेरे पास इत्तलात थी, उसके मुताबिक सनम जावेद को जो है वो बलूचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया। मतलब ये सोचें कि हद हो गई, अखीर हो गई है। वैसे एक लड़की है जिसका ताल्लुक़ पंजाब से है, पंजाब से बरी हुई है, इस्लामाबाद उठा कर ले आए हैं। नैब वाले उसकी गिरफ़्तारी के लिए तैयार नहीं, कोई सबूत नहीं है। इस्लामाबाद वाले जो हैं वो भी हाथ डालते हुए डर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जी इस पर मुकदमा डाल के बलूचिस्तान भेज दो इसको। बलूचिस्तान की पुलिस वहाँ पर आई है, तो अरेस्ट उसने कर लिया है। अब उससे जो है ना वो राहदारी रिमांड जज साहब से मांगा जा रहा है। और जो अदालत के बाहर के मनाजिर हैं वो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि जो मोस्ट वांटेड पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द होगा, उसके हवाले से सिक्योरिटी पूरी नज़र आ रही है। वो दर्जनों पुलिस एहलकार हैं जो कि अदालत के बाहर मौजूद हैं, और अदालत के बाहर सनम जावेद के शौहर भी मौजूद हैं, और दरवाज़ा बंद है, और दरवाज़े के अंदर अदालत यानी कोर्ट रूम के अंदर जो है वो सनम जावेद है, जिसकी किस्मत का फ़ैसला हो रहा है। अभी चैलेंज कर दिया गया उनके वकील की तरफ से और उनके वालिद की तरफ से, और उसकी रिहाई के लिए भी दरख्वास्त डाली गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सुनवाई होती है। लेकिन समझ से बाला है कि एक लड़की जिसका ताल्लुक़ पंजाब के शहर लाहौर से है, बलूचिस्तान की पुलिस किस चक्कर के अंदर उसको अरेस्ट करना चाह रही है। अब डाला गया जी उसके ऊपर केस, जो उसके वालिद बयान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ ट्विटर के ऊपर उसके मैसेजेस आए हुए थे, तो उन मैसेजेस को बुनियाद बना के केस बनाया गया सनम जावेद के ख़िलाफ़, और उस केस के अंदर जो है उसको FIR उसकी काटेगी और उसकी गिरफ़्तारी हो रही है, और उसको बलूचिस्तान पुलिस लेके जाना चाहती है। मतलब जजेस को भी नज़र आ रहा है, एक आम आदमी को नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान ले जाने या बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करने का सनम जावेद को क्या मकसद है। मकसद सिर्फ ये है डराया जाए, धमकाया जाए, किसी भी तरह से तोड़ा जाए। अब सिर्फ तोड़ना ही मकसद है सनम जावेद को, या इसके पीछे अज़ाइम कुछ और है? क्योंकि हमें तो यही पता है कि जितने भी लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उसकी वाहिद एक जगह या वाहिद एक रास्ता जो सेफ़ आप कह सकते हैं कि वे मिला लोगों को, या फेस सेविंग करने का मौका मिला, वो ये था कि जी आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करें, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो आपकी जान बख्शी हो जाएगी। अब पता नहीं, सनम जावेद तो सिर्फ एक अदना सी कारकुन है जिसका काम ही ये था कि उसकी जो लीडरशिप जो बात कर रही है, जो मजमे में बैठ के बात हो रही है, सनम के साथ कोई खुफिया मुलाकातें तो नहीं होती रहीं, ना ही वो कोई पार्टी मेंबर थी कभी भी, ना ही उसके पास कोई ओहदा था। वो तो बेचारी कभी काउंसलर नहीं बनी, PTI के टिकट पे लड़ना तो दूर की बात है, वो तो एक कारकुन थी। आप उस कारकुन को उठा के अब पता नहीं उसके अंदर से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं उसके अंदर, और वो भी डटी हुई है। औरत की जो मजबूत तस्वीर हमेशा तारीख़ में याद रखी जाएगी, वो दीगर ख़वातीन तो होंगी, उनके सफ़ में आपको सनम जावेद भी मिलेगी। जब लोगों को तारीख़ पढ़ाई जाएगी और बताया जाएगा कि एक अदना कारकुन किस तरह से अपने लीडर के लिए डट गई, और आज देखें पूरा पाकिस्तान उसको जानता है। दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वो सारे सनम जावेद को जानते हैं। जिस अदना सी छोटी सी कारकुन को मोहल्ले के लोग ही सिर्फ जानते थे,
मीडिया के चंद लोग ही बस जानते थे कि ये लड़की वहाँ पर आती है जहाँ पर पीटीआई का मजमा होता है, इमरान खान के लिए बात करती है। आज पूरी दुनिया सनम जावेद को जानती है। मैंने आपको कल भी बताया, खलीज मैगजीन ने सनम जावेद की बाकायदा विक्ट्री के साथ तस्वीर छापी और पूरा कुछ बयान किया सनम के बारे में। दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है वो सनम के बारे में बात करता है। अब तो गई है वो डट। अब बात ये है कि जो इंतकाम है उसकी हद हो गई है, और इस हद की हिद्दत को वो लोग भी अब महसूस करने लगे हैं जिनको खौफ है कि कल को हमारी औरतों के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा, हमारे लोगों के ऊपर भी पकड़ दकर इस नौयत की हो सकती है। ख्वाजा साद रफ़ीक का मैंने स्टेटमेंट देखा, दिली खुशी हुई, अच्छा लगा कि कुछ सेन वॉइसेस शायद अभी भी बाकी हैं जो दूसरों के लिए बात करती हैं। देर आयद दुरुस्त आयद। अब चूंकि उसके ऊपर लीगली कोई केस नहीं है तो उसको जाने देना चाहिए। उसके बच्चे हैं, उसका शौहर है, अपना घर है, बूढ़े माँ बाप हैं, एक फ्यूचर पूरे के पूरे ख़ानदान का दाव के ऊपर लगा हुआ है। मगर जहाँ से सुलह रहमी होनी चाहिए वहाँ से सिर्फ इंतकाम की बू आ रही है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि जी मासूम बच्चे हैं, माँ का इंतज़ार करते हुए थक गए होंगे। ये तकलीफ़ दे है, ये अल्फाज भी तकलीफ़ दे हैं। जब आप इनको पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि एक माँ क्या दर्द महसूस करती है, और औलाद, छोटे बच्चे हैं उसके, वो कितना दर्द महसूस करते हैं कि माँ ज़िंदा है, जेल की सलाखों के पीछे है, मेल मुलाकात उस तरह नहीं हो सकती, रोज़ाना बिस्तर पे वो अच्छी कहानियाँ नहीं सुना सकती, रोज़ाना उन्हें देने के लिए खाना अच्छा उसको मुयसर नहीं आ पा रहा होगा। जो उसके बूढ़े माँ बाप कर पा रहे हैं सिर्फ वही कर पा रहे हैं। मगर जिस रियासत के बारे में कहा जाता है कि रियासत माँ जैसी होती है, क्या आप सोच सकते हैं कि वो माँ इंतकाम के ऊपर उतर आए? तो मेरा ख्याल है कि थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, बस कर देना चाहिए, बहुत हो गया। सुलह रहमी करनी चाहिए, उस औरत को अपने घर वापस जाने देना चाहिए, और क्या निकालना है उसके अंदर से। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर। वैसे मुझे याद आ रहा था कि ये बेचारी थी तो लाहौर में, जब 9 मई हुआ तो जुरिस्डिक्शन आप देखें कि लाहौर के अंदर वक़ुआ हुआ, लाहौर के वो अंदर रहती थी और पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर पर्चे करा दिए। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि चूँकि ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं साथ साथ, तो पीटीआई के ऊपर पाबंदी के ऊपर भी गौर फिक्र शुरू हो गया। चंद हफ्ते कबल मुझे याद है कि पंजाब हुकूमत ने एक समरी भेजी थी और कैबिनेट की तरफ से गालिबन उनकी मंजूरी आई थी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और चूँकि ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है तो इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब ने विफाक को ये समरी भेजी और विफाक भी इसके ऊपर मुत्तफिक था, यानी कि चचा और भतीजी दोनों इस बात पे मुत्तफिक थे कि पार्टी पे पाबंदी होनी चाहिए। फिर ये मामला कुछ ठंडा हो गया। कल जो है मरी के अंदर बहुत ही अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में नवाज शरीफ साहब ने ठंडे ठंडे माहौल के अंदर सारी अपनी पार्टी के अहम लोगों को बुलाया और कुछ गर्म गर्म बातें की हैं। नवाज शरीफ साहब के इस इजलास के बाद ये बात अब जोर पकड़ गई है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। अब विफाक के अंदर छोटा भाई बैठा हुआ है, पंजाब के अंदर बेटी बैठी हुई है। अब चचा और भतीजे के ऊपर भारी जिम्मेदारी कि वो क्या करेंगे। अब वो बाकी लोगों को भी एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दा डाला जा रहा है पीटीआई के ऊपर, कहा जा रहा है कि जी इन्होंने 9 मई कराया, साइफ़र करवा के तो जग हसाई इन्होंने करवाई। फिर उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी दहशत गर्दाना किस्म की कार्रवाइयों में ये मुलविस है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कलंक लगा दिया इन्होंने इस किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ, तो इसलिए जो है ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेट करते हैं, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। पहले तो ये याद रखिए कि अगर आप तहरीक इंसाफ के ऊपर दहशत गर्दी का एक ठप्पा लगा के इसके ऊपर पाबंदी लगा भी देते हैं, तो क्या जिन करोड़ों अवाम के वोट को आपने चोरी किया है वो वोटर जो है वो भी आपके नज़दीक, आपकी नज़र में दहशत गर्द है? क्योंकि वो तो सारे के सारे दहशत गर्द होंगे जो इस दहशत गर्द जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप किसी भी दहशत गर्द के वोट को चोरी करके इक़्तिदार के मनसब पर कैसे बैठ सकते हैं? दूसरी बात ये है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीनने की वजह असल में ये थी कि वोटर इनका मुतहरिक नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, किसी को चिमटा, किसी को बैंगन, किसी को जूता और किसी को लोटा, कुछ इस टाइप के, किसी को गधा गाड़ी, आप साइन दे देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। उन्होंने नाकों चने चबवा दिए हैं। अवाम ने कहीं किसी काम का नहीं छोड़ा। उनको पता था जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग हैं, ये पीटीआई या इमरान खान की सपोर्ट है पब्लिक की। अच्छा, अगर उनके ऊपर सब कुछ हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एक ऐसी जमात जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं था, एक ऐसी जमात जो रजिस्टर्ड है मगर पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं थी, उस जमात के साथ इलाक़ करके तो उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए उन सारी मुखालिफ जमातों को जो ये समझ रही थी कि अब पीटीआई गई। अब पीटीआई को गिराने के लिए बल्ले से पहले तितर बितर किया बड़े बड़े लोगों को कि पीटीआई गई। चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई, पीटीआई गई, इमरान खान किसी और नाम से पीटीआई को खड़ा कर देता है,
तो भाई क्या बिगाड़ लोगे? इमरान खान जब तक है पीटीआई रहेगी, फिर पीटीआई के 1 2 नहीं 10 नाम भी अगर बन जाते हैं तो पार्टी मौजूद रहेगी। वोटर इमरान खान का है, वोटर किसी और का नहीं, वोटर सिर्फ इमरान खान का है। और ये वो वजह है कि कहते थे कि इमरान खान खंबा खड़ा कर देगा, तो कुछ लोगों का नहीं जी ये जहालत है कि इमरान खान खंबा खड़ा कर दे तो लोग उसके साथ चलेंगे। ये वो एतमाद है, ये वो भरोसा है इमरान खान के ऊपर लोगों का कि उनको पता है कि इमरान खान उनके लिए सोचता है, उनके लिए काम करेगा। ये वो वजूहात थी कि बताया गया कि जी खंबा भी अगर खड़ा होगा तो इमरान खान के लिए उसको भी लोग बड़ी तादाद के अंदर वोट डालेंगे। तो पाबंदी किसी चीज़ का हल नहीं है, और ना ही ये सोचा जाए कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा देने से जो दीगर सियासी जमातें हैं या मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनका रास्ता खुल जाएगा। अब आते हैं तीसरी बड़ी ख़बर के ऊपर। तीसरी बड़ी ख़बर जो मेरे पास है वो ख़बर एक ऐसी है कि आपको अपने ऊपर रहम आएगा, तरस आएगा कि हम किन लोगों की हुकूमत को बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको याद है कि पीडीएम का पहला दौर था तो अवाम को बताया गया कि इमरान खान ने दिवालिया कर दिया, इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचा दिया, इमरान खान ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करा दिए, इमरान खान ने ख़जाना जो है वो खाली कर दिया, इमरान खान ने पाकिस्तानी करेंसी को डाउन कर दिया। ये वो सारे इल्ज़ामात थे जो रजीम चेंज के बाद इमरान खान पे आए। और ये वो साल है जिसकी मैं तफसील आपको बताने लगी हूँ। हमें कहा गया कि मर गए, लुट गए, सब ख़त्म हो गया और तबाही और बर्बादी फैल गई और इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया। अवाम जो है उन्होंने फ़ैसला किया अवाम कुर्बानी दे, और अवाम को कुर्बानी देने के लिए जो है वो बेलने के अंदर सारे बंदे डाल दिए गए और जिसके अंदर से जितना तेल निकल सकता था वो निकाला गया, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ 2024 एक इस साल के अंदर 40 करोड़ की एजाज़ी तनख्वाहें दी गई। अब एजाज़ी तनख्वाह आपको बताती हूँ। एजाज़ी तनख्वाह से मुराद ये है कि ईद आई है तो 2 तनख्वाहें दे दी, एवं ही दे दी ना, अब्बा जी का माल है एवं ही दे दी, 2 तनख्वाहें दे दी, पर्क्स प्रिविलेजेस दे दिए, किसी को कोई दे दिया, किसी को कोई दे दिया। इन सारे लोगों को नवाजा गया, यानी कि वो कहते हैं ना नोट दिखा मेरा मूड बने। तो ये पीडीएम के पहले दौर के अंदर हुआ कि नोट दिखा मेरा मूड बने। अब 40 करोड़ की जो एजाज़ी तनख्वाहें हैं वो किन को दी गई हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इलेक्शन कमीशन के अफसरान और उनके मुलाजमीन को 28 करोड़ 8 लाख रुपए दिए गए। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट हाउस के अफसरान और मुलाजमीन को 23 करोड़ 58 लाख रुपए दिए गए। 23 करोड़ 58 लाख रुपए। वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 28 करोड़ 28 लाख रुपए दिए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन को 4 करोड़ 57 लाख रुपए दिए गए। काबीना डिवीज़न के मुलाजमीन को 7 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए। अब आती है बारी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की, उसके मुलाजमीन को 2 करोड़ 58 लाख रुपए दिए गए। वजारत ख़जाना के मुलाजमीन को 23 करोड़ रुपया दिया गया। FBR के मुलाजमीन को 26 करोड़ रुपया दिया गया। और जो पार्लिमानी अमूर की वजारत है उसके अंदर जो मुलाजमीन काम करते हैं उनको 4 करोड़ 13 लाख रुपए की एजाज़ी तनख्वाहें दी गई। मतलब कि अवाम का टैक्स का पैसा है और अवाम को किसी की गिच्ची मरोड़ रहे हैं, किसी को बेलने के अंदर डाल रहे हैं और किसी की दुर्गत बना रहे हैं। जिस तरह भी अवाम का तेल निकल सकता है निकाल रहे थे और निकाल रहे हैं, और जो तेल निकल रहा है वो सारे के सारे आपस में बांट रहे हैं। ये वो एजाज़ी तनख्वाहें होती हैं कि चल भाई बोनस इसको दे चाहिए इसको दे दो, इसको चाहिए इसको दे दो। ये जमहूरियत नहीं है, बादशाहत है कि जहाँ दिल किया ख़जाने में से अशरफियाँ निकाली और किसी का मुंह भर दिया। ये कुछ किया है पीडीएम की गवर्नमेंट ने। और हमें कहा जाता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, हमें कहा जाता है कि टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। और अभी भी पाकिस्तानी अवाम के साथ ये सब कुछ हो रहा है जिसके असरात हमें ख़बरों में भी मिलेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में भी मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।